हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। क्या है? अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो क्या हुआ? ये जो मुगल बादशाहों में सबसे यानी अंतिम की बात करें तो औरंगजेब एक आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। और उन्होंने क्या किया था, वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े जो हिस्सा है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे जो मुगल सूबेदार और जो बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने क्या किया, अपनी क्षेत्रीय जो रियासत है तो उस पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कायम कर ली थी। और जैसे जैसे विभिन्न जो भाग थे, भाग में उन्होंने क्या किया, ताकतवर क्षेत्र रियासतें सामने लगी, यानी जो विभिन्न भाग हैं वहाँ से ताकतवर क्षेत्र रियासतें क्या करने लगे, आगे आने लगे, सामने आने लगी और दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इधर देखेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक आज राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहली बार एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर क्या किया, कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, और इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ठीक है, देखिए कैप्टन, ये जो चित्र दिया हुआ है ना, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर का चित्र है। जो बेटों की गिरफ्तारी है उसके उनके जो बेटों की गिरफ्तारी है उसको दिखाया गया है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था कि जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके जो बेटों को है, उनके जो बेटे थे उनको जफर के सामने ही मार डाला। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ तरह में दिखाया गया किस प्रकार से। तो देखिए, पहले देख लेते इधर। पूर्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी का आना सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। और जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार तो मिल गया, पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। और इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की ओर कोई और व्यापारी, यानी ये जो इजाज़तनामे थे तो इसका मतलब यह था कि जो इंग्लैंड की ओर है तो और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर, यानी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। ठीक है, उस जो चार्टर एक्ट बना था, जो चार्टर बना था तो उसके अनुसार क्या था, कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती क्या करती थी, सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, जो इजाज़तनामा बनाया गया था तो उस इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, उस चार्टर के सहारे। और उस चार्टर के सहारे क्या था, जो कंपनी है वो समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भी कोई भय नहीं था, क्योंकि वहाँ पर चार्टर एक्ट एक चार्टर बना चुके थे। ठीक है, कंपनी ने बना चुके थे चार्टर।
इसके सहारे वो कोई भी उसके साथ कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी उससे प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उसको भय भी नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भय भी नहीं था। और उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियाँ मोटे तौर पर क्या था प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफ़ा कमा सकती थी। जो वाणिज्यिक कंपनी थी ना, वो ख़ास करके जो प्रतिस्पर्धा कंपनी है उससे बचकर ही नाफ़ा यानी मुनाफ़ा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तब भी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अगर कोई दूसरा प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा तो तभी तो वो सस्ती चीज़ को खरीद कर वो ज़्यादा कीमत पर बेच सकेंगे। ठीक है? देखिए इस चित्र में दिखा दिया गया है। ये ब्रिटिश आयरलैंड है, ये ब्रिटिश आयरलैंड है। इधर से आते होते इधर केप ऑफ गुड होप होते हुए इधर से इधर तक आया, इधर मद्रास नहीं, इधर से पहले इधर आ गया बम्बई तक, ठीक है? फिर बम्बई से होते हुए इधर अफ्रीका, फिर इधर गया, फिर इधर भी है, आपका मद्रास से इधर आया, फिर कलकत्ता से इधर आया, फिर इधर से होते हुए फिर इधर कैंटन तक आया, फिर कैंटन से होते हुए इधर वापस गया, ठीक है? ये क्या है? 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते हैं। लेकिन ये सारे दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका से पश्चिम तट तक, यानी जो इंग्लैंड के जहाज हैं वो अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने क्या किया, भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी भारत के ये जो पुर्तगाली लोग थे वो भारत के पश्चिमी तट पर अपने क्या किया, वो लोग भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच चुके थे और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। और पुर्तगाल की जो खोजी यात्री वास्को द गामा ने क्या है, जो पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो 17वीं की शताब्दी की जो शुरुआत है तब तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। तो देखिए फ्रेंड, पुर्तगाल से वास्को द गामा, फिर 17वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कौन आ गए, फिर आपका डच लोग, ठीक है? इसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आने लगा। तो पी डी फिर एफ, ठीक है? और समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। तो समस्या क्या थी कि सारी जो कंपनी थी ना, ये सारे लोग केवल एक जैसा चीज़ ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्ती मांग थी। तो यूरोप के बाज़ारों में भारत की कौन-सी चीज़ें, जो सूती कपड़े होते थे और जो रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। और इसके अलावा क्या थी, काली मिर्च, ठंडा जगह था ना, इसलिए लोगों को अपना शरीर की तापमान को ठीक बनाए रखने के लिए गर्म चीज़ खाना चाहिए। इसलिए वो लोग जैसे मसाले में मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, इन सारी चीज़ों को अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूरत थी। लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग रही थी, यानी मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। तो जो यूरोप के लोग हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें खरीदने लगे और उसके जो प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला जो मुनाफ़ा था ना, वो गिरने लगा। जो भारत के लोग पहले देते थे, तो वो कम होता था, ठीक है? लेकिन जब इन लोगों का जो प्रतिस्पर्धा होने लगा, तो इन लोगों के जो प्रतिस्पर्धा के चलते जो उन लोगों को ज़्यादा मुनाफ़ा मिल रहा था, तब उन लोगों को भी कम होने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे यूरोपीय लोग यहाँ से मसालों को ले जाने लगे, जिससे उन लोग का मुनाफ़ा कम होने लगा।
और अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वह अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दी। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी और 17वीं शताब्दी 17वीं और 18वीं सदी में जो जब भी कोई मौका मिलता था तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज क्या करते थे, डुबो देती थी, यानी रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से जो लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, यहाँ हम लोग क्या देखें, जो यूरोपीय कंपनी लोगों को क्या क्या ज़रूरत है भारत का, जैसे हो गया आपका सूती कपड़ा हो गया, रेशम की ज़बरदस्त मांग होने लगी। फिर यूरोपीय कंपनी के लिए क्या क्या, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि ये सब चीज़ें, मसाले। फिर इन सारी जो चीज़ों की मांग के चलते बहुत सारे लोग यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर भारत पर आने लगे। इसके चलते यहाँ पर जो भारतीय बाज़ारों में जो सस्ता चीज़ मिलती थी, अब वो उसकी कीमत भी बढ़ गई और जिससे जो यूरोपीय कंपनियाँ थी जो पहले कम दाम पर ले जाते थे, अब उन लोगों को ज़्यादा दाम पर ले जाने लगे, जिससे उन लोगों को मुनाफा भी कम मिलने लगी। और फिर क्या हुआ, अब इन व्यापारियों को जो फलने फूलने का क्या था, यही एक रास्ता था, इससे वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को क्या कहते हैं, कंपनियों को ख़त्म कर देना चाहते थे, क्योंकि उन लोग को अब मुनाफा कम मिलने लगी और जो भारत की वस्तुएँ थी उसकी जो कीमत था उनका भी ज़्यादा भाव बढ़ गया था, जिसके चलते उन लोग को मुनाफा कम हो रही थी। इसलिए वो क्या चाह रहे थे कि उसके जो प्रतिस्पर्धा कंपनी है उन लोग को ख़त्म कर दें। तो क्या हुआ, जो लिहाजा जो बाज़ार था ना, तो लिहाजा बाज़ारों पर जो कब्ज़े की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच क्या कर दिया, एक लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। और फिर क्या हुआ, जो 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो क्या करते थे, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को क्या करते थे, डुबो देती थी और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी। जो रास्ता होता था जहाज का, यानी पानी वाला रास्ता जो होता था जहाज़ों के लिए, तो उस रास्ते में जाने के लिए जहाज़ों की रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से जो लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। तो यह व्यापार कैसे, हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारी, यानी जो व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था। तो जो व्यापारिक चौकियाँ होती थी ना, उसको किलेबंदी किया जाता था, उसके ज़रिए वो सुरक्षित रखा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, इधर हम लोग पहले नहीं देखे, ये वाणिज्यिक होता क्या है, एक व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। तो वाणिज्यिक का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ को सस्ते दाम पर खरीद कर उसको थोड़ा ज़्यादा दाम पर बेचने पर जो मुनाफा मिलता है, यानी मुनाफा के लिए कमाया जाता था, व्यापार करना ही वाणिज्यिक है। ठीक है। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। तो जो बस्तियां हैं ना, जो बस्तियां हैं उसको किलेबंदी कर देते थे और इसके किलेबंद हो जाने के कारण और जो व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिश के कारण क्या हुआ, जो स्थानीय शासक थे तो उससे भी टकराव होने लगे और इस प्रकार क्या हुआ, व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और आइए देखेंगे यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहले एक इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ठीक है, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर, का क्या कहते हैं, इंग्लिश फैक्ट्री, यानी पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, जो व्यापारी होते थे तो उसको उस ज़माने में क्या कहा जाता था, फैक्टर। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, तो इस फैक्ट्री में क्या था, एक वेयर हाउस था और जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, यानी वेयर हाउस होता था, वहाँ पर निर्यात की जाने वाली जो चीज़ होती थी उसको इकट्ठा किया जाता था। और देखिए हम लोगों ने क्या देखे पहले, तो और एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब पहली इंग्लिश फैक्ट्री था तो उसको 1651 में एक हुगली नदी, यानी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और कंपनी के जो व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे,
इन व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहा जाता था, फैक्टर। और इस फैक्ट्री में क्या था, एक वेयरहाउस था, यानी इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था, जहाँ पर क्या किया जाता, जो निर्यात की जाने वाली वस्तु थी, चीज़ थी, उसको इकट्ठा किया जाता था। और यहीं पर उसके दफ्तर भी होते थे, ऑफिस भी होते थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे-जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो जो कंपनी और सौदागर हैं और व्यापारी हैं, तो उन लोगों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित करने लगा, ठीक है। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चलते, यानी इस आबादी के चारों तरफ क्या हुआ, जो 1696 है तक इस कंपनी ने क्या हुआ, इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी ली, 3 गांवों की जमींदारी भी ली, जमींदारी भी खरीद ली, और इनमें से एक गांव कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की, यानी जो कंपनी है, उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि मना लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो कंपनी को बिना कोई टैक्स लगाए, बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया, ठीक है। तो एक फरमान का मतलब क्या होता है, एक शाही आदेश, ठीक है। हुँ। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब की फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें वह ये छूट नहीं थी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड क्या है, जो कंपनी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। और उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, और कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते हैं, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। और इससे क्या हुआ, जो बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते। तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, इसके चलते ये इस तरह का जो नियम इन लोगों ने किया, कंपनी वालों ने, तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया, ठीक है। और मद्रास के जहाज़ों से, देखिए यहाँ पर मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा ये बनाया गया चित्र है 1867 का। व्यापार से युद्धों तक, अब देखेंगे व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो देखिए फ्रेंड, ये जो 18वीं सदी है ना, उसकी शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब हैं, उसके बीच में काफ़ी टकराव बढ़ गया, ठीक है। और जो अगर औरंगजेब की मृत्यु के बाद है, तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, इसके बाद क्या हुआ, बंगाल का जो नवाब है अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। तो फिर जो दूसरे क्षेत्र के दूसरे एरिया थे, उसका ताकत भी ऐसी स्थिति थी कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद कौन बना, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, और उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, शक्तिशाली शासक थे, और उन्होंने क्या किया, कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। और व्यापार का अधिकारी देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। तो जो व्यापार का अधिकार है ना, उसको देने के बदले उन्होंने क्या किया, कंपनी से नजराने मांगे, ठीक है। और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। तो जो कंपनी किलाबंदी कर रहा था ना, तो उसको भी रोक दिया, और उसको सिक्का ढालने से भी का अधिकार भी नहीं दिया गया। तो कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, और नवाबों की ताकत क्या हो रहा है, कमज़ोर पड़ रही है। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, और उसके अफसरों ने क्या किया, अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी, और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो जो कंपनी का अफसर है ना, तो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे, और उसके
क्या क्या अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नाव और जो उनके अधिकारी हैं तो उसको अपमानित करने का प्रयास किया। देखिए फ्रेंड, ये रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी की प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई, ठीक है। तो किस प्रकार से कंपनी का कहना था कि स्थानीय जो अधिकारी हैं और बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का क्या करना है, पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन क्या होने लगा, गंभीर होते गए और अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी की प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब हम लोग देख चुके थे ना कि जो कंपनी है उसका धोखाधड़ी का आरोप लगाते, कंपनी पर क्या था, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी जो वजह से बंगाल सरकार की क्या है, राजस्व वसूली कम होती जा रही थी और नावों की जो ताकत है कमज़ोर पड़ रही है। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और क्या हुआ, नावों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हो गया, ये जो कंपनी था, फिर कंपनी का क्या कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी की प्रसिद्ध युद्ध में शुरू हुई। फ्रेंड्स, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ 2-3 बार ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग जिस प्रकार से बुक में लिखा हुआ है आप लोग उसी तरह से समझ पाए तो और अच्छा है, ठीक है। मैं अपने तरफ से भी कोशिश करती हूँ और आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। ये देखिए कठपुतली, ये एक खिलौना है। ये एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं, ठीक है ना। ये कठपुतली होती है, कोई इस तरह ऐसे धागा सा बनता हुआ आता है कठपुतली का और पर्दे के पीछे लोग होते हैं और इसको अपने हाथों से यानी अपने अंगुली से इसको धागा का पकड़ कर क्या करते हैं, नचाते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति किसी के इशारों पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर क्या कहते हैं, कठपुतली कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे किए उधर का रुख लिया, ठीक है। यानी इसके बाद क्या हुआ, जो नवाब है वो कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया और कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। तो कलकत्ता क्या हुआ, कलकत्ता उनके हाथों से निकल जाने की खबर सुनते ही क्या किया, मद्रास में जब तैनात थे रॉबर्ट क्लाइव तो वह भी अपने रॉबर्ट क्लाइव के उनके जो अफसर थे
तैनात कंपनी के जो अफसर थे रॉबर्ट क्लाइव, अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या किया, सेनाओं को रवाना कर दिया। देखिए इधर डू यू नो में है, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम, यह नाम किस तरह पड़ा? तो दरअसल असली नाम प्लासी था। दरअसल असली नाम क्या था? प्लासी। ठीक है, प्लासी, और जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने बिगाड़ कर क्या कर दिया? प्लासी। और पहले नाम क्या था इसका? प्लासी। और इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के जो खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। तो पलास का जो खूबसूरत फूल होता है ना, उससे गुलाल बनाया जाता है और जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। देखिए ये महान्यायालय है। ये क्या है? महान्यायालय है। और कच्ची ईस्ट इंडिया का हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, क्या है? महान्यायालय, कच्ची ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। और ये ऐसे एक सभा का चित्र, ये क्या है? ये एक ऐसे सभा का चित्र, देखिए किस प्रकार से बैठकें हो रही हैं। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी तो इस सेना को क्या था? नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1797 में, आखिरकार क्या हुआ? 1797 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की नेता का क्या किया? कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ, यानी मीर जाफर की धोखेबाजी ना, है ना, कारगुजारियाँ भी थी। तो उसका जो एक सेनापति था मीर जाफर, उसके चलते क्या हुआ? टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सिराजुद्दौला है। अब हम लोग ये देखेंगे संपन्नता का आश्वासन। संपन्नता का आश्वासन क्या है? संपन्नता का आश्वासन इंग्लैंड को लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद तो इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जो विशाल सत्ता थी वो एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो ये एक संपन्नता का आश्वासन था स्रोत 1 में। फिर देखेंगे आगे। अब स्रोत 2 को भी देख लेते हैं। नवाब की शिकायतें। अब नवाब की शिकायतें थी। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। तो उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब उन्होंने अंग्रेज लोग आए थे तो वो क्या क्या मांगा था? हमारे पास एक ज़मीन, ठीक है, कि थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए और उन्हें, और वहाँ पर क्या करेंगे? वो अपना
गुजारा बसारा यानी अपना व्यवहार चलाएँगे। लेकिन वो तो ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने क्या किया, मजबूत किला ही खड़ा कर दिया। और उसके जो चारों तरफ है ना गड्ढे बना दिए जो नदी से जोड़ते हैं, दीवारों पर न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट-खसुट कर रहे हैं। तो ये किसका स्रोत था? ये किसका शिकायत थी? ये नवाब की शिकायत थी। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में ये कहा था। अब देखेंगे प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो ये भारत में उनका पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला का मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी और उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है? अगर इसको बिना लड़ाई किए ही कर सकते थे, तो फिर किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर तो कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये अंग्रेज़ों का चाल किस प्रकार था। पहले सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र से हटा दिया, फिर मीर जाफ़र को मीर कासिम से हटा दिया, यानी मीर जाफ़र को मीर कासिम के साथ हटा दिया, ठीक है? यानी मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया और तब क्या किया, कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगे, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। तो जब मीर कासिम ने भी परेशान करने लगा, तो बक्सर की जो लड़ाई था 1764 में उसको भी हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया। मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। फिर से दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब जब नवाब को मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, तो अब उसको हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे, यानी कंपनी को चुकाने थे, ठीक है? कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी और कंपनी है और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। यानी 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। यानी कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो जब कठपुतली से काम नहीं चला, तो बोला अब हम खुद ही अपना रोल दिखाएँगे, ठीक है? ये अंग्रेज़ों का यानी कंपनी का एक दूसरा रोल बनने लगा। तो फ्रेंड्स, ये मीर जाफ़र की मृत्यु कब होगी? तो 1765 में। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का नियुक्त जो क आखिरकार क्या हुआ, जो 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। तो जो कंपनी की पुरानी समस्या थी, तो वो हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार, यानी जो 18वीं सदी की शुरुआत से ही क्या था, भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही है। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में जो किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। जो कलकत्ता का किला और दफ्तर का जो पैसा था, खर्चा था, उसको भी उठा सकती थी, सक्षम हो गई, ठीक है। कंपनी के अफसर
कंपनी के अफसर नवाब अब नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर नवाब यानी नवाब नवाब बन बैठे। ठीक है। नवाब बनने के क्या मतलब था, यानी नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी को हर कर्मचारी जब नवाबों की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। तो देखिए, कंपनी के अफसर तो नवाब तो बन चुका था, और इसका मतलब क्या हुआ? यही था कि जो कंपनी के पास अब तो सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और भी फायदे भी थे। कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, वो लोग हर तरह की जीने की ख्वाब देखने लगा था, यानी नवाबों की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद, देखिए फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। तो देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ? जो बंगाल के असली नवाबों हैं, तो इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के जो अफसर हैं उसको लिए निजी तोहफे के तौर पर उसको जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। खुद क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लिया था। और 1743 में क्या किया? जब वो इंग्लैंड से मद्रास यानी अब चेन्नई आया था, तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत कितना होगी? 4 लाख 4,01,102 पौंड के बराबर ना, 4,01,102 पौंड के बराबर ये हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर की अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। तो देखिए फ्रेंड, ये दिलचस्प बात क्या हो गया कि जो गवर्नर थे, यानी कंपनी के गवर्नर के अपने जो दूसरा कार्यकाल था, उसे कंपनी के भीतर जो फैला भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन जब 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी, तो सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। तो जब उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी, तो उसका दोष मतलब उसका जो संपत्ति का मतलब जो संपत्ति का कमाने का ज़रिया था, कमाने का तरीका था, तो उसे संदेहास्पद पर ला खड़ा कर दिया, यानी लगने लगे। ठीक है। और उसे क्या हुआ? उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। जब उसे भ्रष्टाचार जब उसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसके अंकुत संपत्ति के स्रोत जब संदेहास्पद लग रहे थे, तो उसे भ्रष्टाचार आरोपों से उसको क्या किया? बरी तो कर दिया गया, लेकिन उसने क्या किया? 1774 में उसने स्वयं आत्महत्या कर लिया। ठीक है। यानी दूसरे की गलती निकालते हुए खुद गलती पकड़ा गया, खुद गलतियों में रह गया ना। दूसरों की गलती पकड़ते पकड़ते खुद गलती में रह गया। अब देखिए, क्लाइव खुद को कैसे देखता था? तो क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर थी, यानी एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, और उसके सबसे दौलतमंद जो दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना तो दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। कैसे अपना सफाई दे रहे, खुद को कैसे देखता था, देखिए।
अब आगे देखेंगे, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही क्या हो गया, मौत का निवाला बन गए। तो जो कंपनी के बहुत सारे अफसर थे तो रॉबर्ट क्लाइव की जैसा तो धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए और उन्हें बहुत सारी बीमारियां और लड़ाइयों के कारण उन्होंने वो मौत के मुंह में चले गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट आए, यानी वापस लौट के उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ के लोग क्या कहने लगे थे, नवाब। नवाब, ठीक है, नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ये अंग्रेजी संस्करण बन गया था और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, यहाँ से ना फ्रेंड मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। जो प्लासी का युद्ध है तो इसके बाद बंगाल के जो असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को क्या करें, निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा थे। और खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। और 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास यानी इंग्लैंड से अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र कितनी थी, 18 साल थी। और 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी, 401,102 इतने सारे पौंड के बराबर थी। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने जो दूसरे कार्यकाल में उसे क्या क्या कंपनी के भीतर, जो कंपनी है ना उसके भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसकी जो अकुत संपत्ति है तो उसके स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। ठीक है, डाउटफुल लग रहे थे और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी तो कर दिया गया, लेकिन वो यह अपमान यानी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के जो सभी अफसर हैं रॉबर्ट क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। अब बहुत सारी कम बीमारियों और लड़ाई के कारण क्या हुआ, कम उम्र में ही वो लोग मौत का निवाला बन गए। और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा कि उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ लोग क्या कहते थे, नवाब। नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे और उनको नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, यानी नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब आगे देखेंगे कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। तो जो कंपनी का फैलता शासन था ना, तो यदि हम 1757 से 1857 के बीच की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारतीय राज्यों पर कब्जा करने की प्रक्रिया देखें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। तो क्या आती है, तो किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे हमला पराया नहीं किया, हमला नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट वॉर नहीं किया। पहले क्या किया, उसने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले जो विभिन्न राजनीतिक है, जो आर्थिक है, जो कूटनीतिक साधन है, उसका इस्तेमाल किया। और जैसे कि
बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि नहीं होते थे। उनका क्या था, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि